हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 96 से लेकर कार्यपत्रक 100 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 95 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 96 में हम सीखेंगे गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। हमारे सामने एक अनुच्छेद दिया हुआ है, हमें इसको पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के क्या देने हैं, उत्तर देने हैं। तो देखें, चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए यानी किले के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का क्या है, गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़च नदी के किनारे पर बना हुआ है। दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते रहते हैं। तो ये पूरा जो गद्यांश है, ये आपके चित्तौड़गढ़ के बारे में दिया हुआ है। अब हमें इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने देखा था कि चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो हम कहेंगे कि चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर लिखेंगे चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। दूसरा है, चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये देखो उत्तर दिया हुआ है बेड़च नदी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेड़च नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे? बेड़च नदी के किनारे पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। तीसरा है, अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। हमें अर्थ लिखकर क्या करने हैं? वाक्य बनाने हैं। तो देखो, सिरमौर का मतलब क्या होता है? सिरमौर का मतलब होता है सबसे ऊंचा या महान। तो हम कहेंगे जैसे हिमालय भारत का क्या है? सिरमौर है। हिमालय भारत का क्या है? सिरमौर है। फिर बलिदान, बलिदान का मतलब क्या होता है? त्याग। ठीक है। देश की आजादी में अनेक वीरों ने क्या दिया है? बलिदान दिया है। देश की आजादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया। ये हो गया आपका दूसरा। ग है सूरवीर, सूरवीर का मतलब क्या होता है? साहसी, हिम्मत वाले। तो मेवाड़ के प्रताप कैसे थे? सूरवीर थे। मेवाड़ के प्रताप सूरवीर थे। अगला है अद्वितीय, अद्वितीय मतलब अनोखा। हम कहेंगे ताजमहल एक अद्वितीय स्मारक है। ताजमहल एक अद्वितीय क्या है? स्मारक है। ताजमहल एक अद्वितीय स्मारक है। चौथा, चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? तो हम लिखेंगे कि यह किला राजपूतों के यह किला राजपूतों के साहस
कौमा वीरता और बलिदान का प्रतीक है। इसका प्रतीक है राजपूतों के साहस, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न संख्या 5, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए, यानी इनके जैसे समान अर्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं। ठीक है, जैसे पहला शब्द दिया हुआ है साहस, दूसरा दिया हुआ है आपका वो है विश्व, और तीसरा शब्द है आपका वो क्या है, वो है आपका दुर्ग। तो इनके समान अर्थ वाले हमें शब्द लिखने हैं। जैसे साहस का क्या होगा, साहस का हो जाएगा हिम्मत या वीरता। फिर विश्व, विश्व का क्या हो जाएगा संसार। फिर दुर्ग, दुर्ग का क्या होगा किला। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 6, भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और यह किला कहां पर स्थित है लिखिए। किले का नाम और स्थान का नाम। जैसे मैं कहूं लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ का किला कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है बच्चों भरतपुर में। फिर है मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है जोधपुर में। फिर कुंभलगढ़ दुर्ग, ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है राजसमंद में। ठीक, ये था आपका कार्यपत्रक 96। आगे बढ़ते हैं, कार्यपत्रक 97। यहां पर भी हमें गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखें, सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेस्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक तीन छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेस्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में दो सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है जिस पर चार प्रवेश द्वार है। इनकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह भी हैं। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के क्या हैं, प्रतीक है। अब देखें, पहला प्रश्न है गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां है, कौन सी दिशा में है, दक्षिण दिशा में। ब, स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है, कितनी है, लगभग 10 मीटर। तीसरा, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है, तो वृक्ष महात्मा बुद्ध के ज्ञान का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। दूसरा, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रवेश द्वार खाली जगह से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, बलुआ पत्थर से। किससे बने हैं, बलुआ पत्थर से बने हैं। तो पहली खाली जगह में बलुआ पत्थर। ख, प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध से। दूसरी खाली जगह में आ जाएगा महात्मा बुद्ध। तीसरा, स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और क्या है, वेस्टनी है। ठीक, आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 3, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। कहीं पर आप घूमने के लिए गए हैं और भीड़ के कारण अगर आप कहीं पे खो जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो हम कहेंगे कि यदि यदि हम या मैं, यदि मैं किसी दर्शनीय स्थल पर, दर्शनीय स्थल पर परिजनों से बिछुड़ जाता हूं, बिछुड़ जाता हूं तो सर्वप्रथम सर्वप्रथम पुलिस की
मदद लूंगा। ठीक है। और यदि पुलिस अवेलेबल नहीं है और यदि वहां पर यदि वहां पुलिस की व्यवस्था नहीं है या पुलिस मौजूद नहीं है तो मैं मैं किसी से फोन लेकर या फोन मांगकर अपने परिजनों से संपर्क करूंगा। ठीक है। तथा उन्हें अपनी स्थिति बताऊंगा अपनी स्थिति बताऊंगा जिससे वे वहां पर पहुंच सके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 98। समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ को विकसित कर पाना। हमारे सामने एक समाचार पत्र की न्यूज दी हुई है। देखें, बांदीपुर बाघ अभयारण्य में प्रधानमंत्री मोदी। बाघ शेरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस। न्यूज है मैसूरू कर्नाटक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा और उनका संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा, भारत में 2022 में 3617 बाघ गिने गए। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह संयोग ही है कि दुनिया के कुल बाघों के 75% केवल और केवल भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 10 से 12 साल में देश में बाघों की आबादी 75% तक बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभयारण्य भी गए, वहां जीप सफारी की और जैव विविधता की झलक भी देखी। अब देखो प्रश्न, प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया? बिग कैट्स अलायंस। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? बाघ और शेरों का संरक्षण करना, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बचाना। भारत में 2022 में बाघ गिने गए। कितने थे? 3617। आगे देखो अगली न्यूज। पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन। बीकानेर पत्रिका की न्यूज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधा जुटाई जाएगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 60% राशि केंद्र तथा 40% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। देखो चौथा प्रश्न, पीएम श्री योजना में राजस्थान के विद्यालयों का चयन हुआ। कितने विद्यालयों का? 402 विद्यालयों का। पांचवा, इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया जाएगा। कैसा बनाया जाएगा? एक मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। आगे बढ़ें। कार्यपत्रक 99। व्यवहारिक व्याकरण, मुहावरों एवं लोकोक्तियों के अर्थ को समझते हुए प्रयोग कर पाना। देखें, मटकी के बाहर कुछ लोकोक्ति और मुहावरे लिखे हुए हैं। मटकी से उनके अर्थ निकालकर सामने लिखिए। जैसे ऊंची दुकान, फीका पकवान। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका होगा दिखावा अधिक और काम कम। क्या होगा? दिखावा अधिक और काम कम। दिखावा अधिक और काम कम। आगे, चारों खाने चित्त होना। इसका मतलब होता है बुरी तरह से हार जाना। क्या होता है? बुरी तरह से हार जाना। बुरी तरह से
हार जाना। अगला, दुम दबाकर भागना, इसका मतलब होता है डर जाना। फिर हैकड़ी दिखाना, इसका मतलब होता है अकड़ दिखाना। क्या होता है? अकड़ दिखाना। फिर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि बलशाली की जीत होना। बलशाली की जीत होना। अगला, बेपैंदी का लोटा, यानी कि अवसरवादी। अवसरवादी। आगे बढ़ें। दिए गए चित्र देखकर उनसे संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य में प्रयोग भी करने हैं। जैसे पहला दिया हुआ है आंख का तारा, शिवम अपनी मां की आंखों का क्या है? तारा है। फिर अगला देखो, आंख दिखाना, ठीक है, या आंखें दिखाना, आंखें दिखाना। उसका क्या लिखेंगे? पिता ने पिता ने पुत्र को गलती करने पर आंखें दिखाई। आंखें दिखाई। ठीक है। अगला है कान का चित्र। हम लिखेंगे जैसे कान पर जू न रेंगना। कान पर जू न रेंगना। तो इसके लिए हम वाक्य लिख सकते हैं कि अध्यापक के बार बार कहने पर भी अध्यापक के बार बार कहने पर भी मोहन के कानों पर जू न रेंगी। जू न रेंगी। अगला देखो दूसरा, लिख सकते हैं कान पोज कान कान खड़े होना, सॉरी, क्या लिख सकते हैं? कान खड़े होना। कान खड़े होना। इसका अर्थ हम क्या लिख सकते हैं कि अध्यापक को देखकर अध्यापक को देखकर कामचोर बच्चों के कामचोर बच्चों के कान खड़े हो गए। आगे देखो, हाथ दिया हुआ है, हम लिख सकते हैं हाथ पैर फूलना। हाथ पैर फूलना। इसका हम वाक्य लिखेंगे। इसका वाक्य लिख सकते हैं कि शेर को देखकर श्याम के हाथ पैर फूल गए। शेर को देखकर श्याम के हाथ पांव फूल गए। अगला है हाथ लगना। इसका वाक्य लिखेंगे कि आज मेरे हाथ एक कीमती सोने की चैन लग गई। सोने की चैन लग गई। ठीक है। आगे बढ़ें। कार्यपत्रक 100। पढ़ी अथवा देखी गई सामग्री पर अपने विचार लिख पाना। पहला प्रश्न है कि आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखिए। आपने अगर कोई भी कहानी पढ़ी है तो उसकी किसी भी एक पात्र के बारे में लिखना है। हम लिखेंगे कि लाख की चूड़ी कहानी में लाख की चूड़ी कहानी में बदलू काका बदलू काका एक पात्र
जो लाख की चूड़ियां लाख की चूड़ियां बनाते हैं। ठीक है। वह एकदम वह एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति है। वह एकदम सरल स्वभाव के व्यक्ति है। लेकिन लेकिन शादी पर जब कोई लेकिन शादी पर जब कोई सुहाग की चूड़ी लेने आता है, सुहाग की चूड़ी लेने उनके पास जाता है, उनके पास जाता है, तो वह कीमत को लेकर अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। वह कीमत को लेकर अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। आगे बढ़ें। आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। तो देखें, हम लिखेंगे कि हाँ हमने टीवी में टीवी में रामायण धारावाहिक देखा है। ठीक है। उसमें उसमें चारों भाइयों के उसमें चारों भाइयों के परस्पर प्रेम भाव, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, स्त्री का सम्मान करना, स्त्री का सम्मान करना एवं गलत कार्य करने वालों का नाश करना इत्यादि शिक्षा दी गई है। इत्यादि के बारे में बताया गया है। इत्यादि के बारे में बताया गया है। ठीक। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 3। निम्न शब्दों का समास विग्रह कीजिए। पाप पुण्य, इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा पाप और पुण्य। क्या होगा? पाप और पुण्य। नीलकंठ का क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। आगे चौथा, निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद लिखिए शक्ति के अनुसार। इसका क्या होगा? यथाशक्ति। फिर मंत्रियों में प्रधान है जो, उसको क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। पांचवा, निम्नलिखित देशज और विदेशज शब्दों को पृथक पृथक करके लिखिए। देशज शब्द कौन से हैं और विदेशी भाषा के शब्द कौन से हैं? देशी भाषा या देशज जो शब्द हैं, जैसे शब्द हवा, फिर जन्म और गाड़ी, ये देसी भाषा के या देशज शब्द हैं। विदेशी भाषा के कौन से हैं? जैसे मीटर, पेन, अकला, कैची, ये आपके विदेशी शब्द हैं। तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 96 से लेकर कार्यपत्रक 100 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। अब हमारी वर्कबुक का केवल एक आकलन पत्र 18 बाकी है
उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।